हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की। पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको दो क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उससे हमें सेल के बारे में आइडिया लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी के बारे में पता लगता है, और ऑर्बिटल के साइज के बारे में पता लगता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें सब सेल के बारे में आइडिया देगा, उसकी शेप के बारे में आइडिया देगा। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए पूछूं, एल इजिकल टू जीरो का क्या मतलब, तो एल इजिकल टू जीरो का मतलब एस सब सेल। एस सब सेल कैसी होती है, मे बी आपको पता है, नहीं पता तो अभी हम डिस्कस करने वाले कैसी होती है। ठीक है। तो एस, ये जो एल है उससे अपन को शेप के बारे में पता लग जाता है ऑर्बिटल के। अगले क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वांटम नंबर का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये अपना थर्ड क्वांटम नंबर है, थर्ड दिख रहा है, यस। इसका नाम है मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको अपन एम से डिनोट करते हैं। कई बार लोग इसको ऐसे, कई बुक में एम और इसके पैरों में छोटा सा एल लिखा होता है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको सेल दे दिया, एजीमुथल ने आपको सब सेल दे दिया, बचा कौन, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में हमें इससे पता लगेगा। ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई पूछता नहीं है इनके बारे में। ये साइंस है, साइंस में सन और नाम वगैरह ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम, साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर एक लिंडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने दिया था। ठीक है। उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें इससे क्या पता लगेगा, तो हमें इससे ऑर्बिटल के बारे में पता लगेगा। ऑर्बिटल के बारे में क्या पता लगेगा, तो देखते हैं। तो आप सभी को पता है, सामने देखना, जैसे आप सभी को पता है अगर L इजिकल टू जीरो है और L इजिकल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये S सब सेल है। सही है। एच सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। ठीक है। इसी तरीके से अगर L इजिकल टू वन किसी ने दिया आपको, तो इसका मतलब होता है P सब सेल। और P सब सेल का मतलब इसके अंदर होते हैं आपके तीन ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर आपको L इजिकल टू टू किसी ने दिया, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि D सब सेल दे रहा है आपको। और D सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं आप सभी को पता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। ठीक है। S सब सेल के अंदर एक, P के अंदर 3 और D के अंदर 5 ऑर्बिटल। अगर मान लो एक टाइम के लिए आप सारी चीज भूल गए, आपको कुछ नहीं पता, जो भी मैंने बताया था कि इस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, ये नहीं पता है, तो अगर आपको एक छोटा सा रूल पता है तो आप ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हो। अच्छा, ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन बताएगा, एम बताएगा। तो आप, अगर आपको वो रूल पता है कि कैसे एम निकालें, तो आपको ऑर्बिटल अपने आप पता लग जाएंगे। तो रूल क्या है, उस रूल को एक बार देखते हैं। तो रूल बोलता है कि भाई अगर आपको कभी भी एम की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करोगे -L2 + L। यहां इस तरीके से आप एम की वैल्यू निकालोगे, और एक बार आपके पास एम की वैल्यू आ जाती है तो उससे आपको ऑर्बिटल के बारे में पता लग जाएगा। कैसे, समझते हैं। तो देखो, किसी ने बोला मुझे कि L इजिकल टू 1 है, तो मैं M निकाल सकता हूं। M कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा -1 0 +1। तो M की कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई। और ये 3 वैल्यूज आई, इनका मतलब क्या कि ये 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। L इजिकल टू 1 के अंदर 3 ऑर्बिटल है, M की 3 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है। हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। समझ रहे हो आप। तो L की कितनी वैल्यू है, 1, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल, 3। इसी तरीके से L अगर 2 है तो M की कितनी वैल्यूज आएंगी, M की आएंगी -2 -1 0 +1 +2। तो M की कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आई, तो मतलब 5 ऑर्बिटल है। समझ रहा है क्या। इसी तरीके से अगर L की वैल्यू 0 दी हुई है, तो L इजिकल टू 0, तो M की कितनी वैल्यूज आएंगी,
-0 +0 इसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो m की a की वैल्यू आई 0। अब m इजिकल टू 0 का मतलब ये मत समझना कि कुछ नहीं है। m इजिकल टू 0 का मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस जीरो से, समझ रहे हो? तो m इजिकल टू 0 मतलब m की कितनी वैल्यूज आई, एक वैल्यूज आई। तो m0 किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये जो नंबर है किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो l इजिकल टू 1 में कितने ऑर्बिटल, एक। l इजिकल टू 1 में कितने, 3। l इजिकल 2 में कितने, 5। समझ में आ रहा है? अगर आप m निकाल पाओगे तो आप ऑर्बिटल के बारे में बता पाओगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा और समझते हैं। जो ये p ऑर्बिटल होते हैं, जैसे l इजिकल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल है ना। तो एक को हम नाम देंगे -1, एक को 0, एक को +1, ऐसे नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो p के है ना 3 p ऑर्बिटल होते हैं, उनको नाम दिया जाता है ऐसे। एक को नाम दिया जाता है px, एक को py और एक को pz। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, किसी बुक में नहीं लिखी रहती, डायरेक्ट लिख देते हैं। जो जेड एक्सिस होता है ना, जेड एक्सिस इस चैप्टर में, उसको हम रेफरेंस एक्सिस मानते हैं। तो जो जेड एक्सिस होता है उस वाले ऑर्बिटल, अगर जेड एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल है तो उसको हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कन्वेंशन है, रेफरेंस लिया गया है। तो जनरली क्या होता है, जो m0 होगा, कि जिसके लिए m0 होगा वो समझ जाना कि वो जेड ऑर्बिटल है। उसके अलावा किसी को भी माइनस दो, किसी को भी प्लस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे। तो m की हर एक वैल्यू आपको ऑर्बिटल के बारे में बताएंगी कि ऑर्बिटल कौन से एक्सिस पे रखा हुआ है। तो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, कहां पे रखा हुआ है p ऑर्बिटल, है ना, x एक्सिस पे रखा हुआ, y एक्सिस पे रखा हुआ, z एक्सिस पे, तो हमें पता लगे। जैसे m की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब समझ जाना कि ऑर्बिटल z एक्सिस पे रखा हुआ है। क्लियर है? m की वैल्यू निकालनी आई, चलो एक बार लिख लेते हैं। तो क्या लिखे, इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में बता रहे हैं, ओरिएंटेशन। इस साइंटिफिक वर्ड में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओरिएंटेशन। सिंपल लैंग्वेज में m हमें किसके बारे में बता रहे हैं, ऑर्बिटल के बारे में। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल कौन से एक्सिस पे रखे हुए हैं, ठीक है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो m की वैल्यू निकालने का तरीका है -L2 + L जाना है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। l इजिकल टू 1 है तो m की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, -1, 0, +1। समझ रहे हो? l इजिकल टू 2 है तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 5 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, -2, -1, 0, +1, +2। l की वैल्यू 0 है, m की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यूज आएगी। कौन सी वैल्यूज आएगी, m इजिकल टू 0। तो l के अंदर मतलब ये जो सब सेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल, m हमें बता रहा है। l इजिकल टू 1, इस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। l इजिकल टू 2, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। l इजिकल टू 0 मतलब s सब सेल, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। क्लियर है? ऐसे हम ऑर्बिटल्स निकालेंगे। एक यहां छोटा सा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं शॉर्टकट के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल। किसी भी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे कैसे पता लगेगा, तो जो l की वैल्यू है ना उससे डबल और एक ज्यादा। देखो l की वैल्यू 1 थी, इसका डबल करो 2 और +1, 3। l इजकल 2 है, इसका डबल करो 4, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कितने हो गए, 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, उसका फॉर्मूला 12 + 1। इस फॉर्मूले को आप लगा के देख लो, किसी के लिए भी लगा देखो, हर जगह काम करेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल इस फॉर्मूले की मदद से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल के बारे में पता लगता है। हमें m निकालना पड़ता है। m कैसे निकलेगा, -L2 + L। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपना क्वांटम नंबर है जिसका नाम है एजीमुथल तो हो गया, इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर के बारे में बात हो रही है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको अपन s से डिनोट करते हैं और कई बार कई बुकों में m और छोटा s ऐसे भी लिख देते हैं। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली s नहीं तो ms से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये क्या बताता है हमें, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। तो आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना, तो अभी हम देखेंगे कि अगर कोई भी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। स्पिन का मतलब क्या? वैसे तो क्वांटम में स्पिन का मतलब कुछ और होता है, जिसका फिजिकल वर्ड से कोई लेना देना है नहीं, वो कुछ अलग चीज है स्पिन। लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा हमें समझ में आए, इसलिए एक एग्जांपल समझाता हूं। तो स्पिन का मतलब फिजिकली हम रियल वर्ल्ड में क्या समझते हैं? घूमना, है ना। तो उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग मतलब होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब स्पिन, तो स्पिन का मतलब क्या है? तो ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो उसको कैसे हम समझ सकते हैं? उसको अपन ऐसे समझिए, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन, तो मैं 2 तरीके से घूम सकता हूं, स्पिन 2 तरीके से कर सकता हूं। ये मेरा राइट साइड है, तो राइट साइड की तरफ अगर मैं घूमूंगा तो ये हो गई मेरी क्लॉकवाइज। अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ घूमूंगा तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी 2 तरीके से घूम रहा है, ऐसा समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब एक एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। समझ रहे हो? अब उन दोनों अपोजिट स्पिन को हमें मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको एस की मदद से बताते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है? स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें ना इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। तो पहले लिखते हैं, इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक छोटी सी चीज है, एक रूल है, उसको लिखता हूं पहले। इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड बट विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। और जैसे हम कई बार ऐसे, आपने कभी देखा हो अभी तक या नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 स्पिन है तो उसको एरो से दिखाते हैं। इन दोनों, ये दोनों एरो है ना, उल्टे होने चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है दोनों की सेम स्पिन है। ठीक है। अभी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। अपोजिट होनी चाहिए। तो कोई, अरे सॉरी, अब ऊपर से आप क्लॉकवाइज को भी दिखा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को, किसी को भी दिखा सकते हो। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन है, इसकी स्पिन है, दोनों की अलग है, तो इसकी स्पिन को अगर हमें बताना है तो हम एस की मदद से बताते हैं। तो हम एस को या तो +1/2 देंगे या फिर -1/2। +1/2, अगर आपने क्लॉकवाइज को +1/2 दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को आपको +1/2 देना है, उसको आप -1/2 भी दे सकते हो। बस इतना लॉजिक है कि अगर दूसरे वाला है तो उसका साइन अपोजिट होना है। अगर एक को +1/2 दिया है तो दूसरे को -1/2, आप इसको भी -1/2 दे सकते हो, कोई ऐसी हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है? ये था अपना स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के बारे में बताता है। इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती है स्पिन क्वांटम नंबर की, या तो +1/2 या फिर -1/2। समझ रहे हो? अब एक इसका छोटा सा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है? √ में S +1 अपॉन H अपॉन 2π। कैपिटल S का मतलब क्या है? मान लो कोई p ऑर्बिटल है, p सबसेल है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सबकी स्पिन एक जैसी है, तो यहाँ पे जो कैपिटल S की वैल्यू आएगी, सबकी सेम स्पिन है, तो सबकी +1/2 मान लेता हूँ, क्योंकि सबकी सेम है तो एक ही रखना पड़ेगा, या तो +1/2 या -1/2। तो S की वैल्यू कितनी आएगी? इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 3/2। उस तरीके से आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। तो कैपिटल S क्या है? टोटल स्पिन। समझ रहे हो? अब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है झटका, एक तरीके से। मतलब कोई भारी चीज है, अगर उसकी स्पीड स्पीड ज्यादा है तो अगर वो किसी चीज से टकराएगी तो उसको ज्यादा झटका लगेगा। अगर हल्की चीज है, कम स्पीड से चल रही है, तो उसको कम झटका लगेगा, मतलब उसके पास कम मोमेंटम है। समझ रहे हो मोमेंटम का मतलब? ऐसे ही कोई चीज अगर घूमती है तो उसके पास भी मोमेंटम होता है, उसके पास भी क्या होता है? मोमेंटम। अब यहाँ पे दो मोमेंटम के बारे में बात की हमने, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लास्ट लेक्चर से, आज हम बात करें स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इनका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये हुआ मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मैं इसके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हूं, तो ये मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं अपनी जगह पे घूमने लग जाऊं तो इसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? स्पिन, खुद की घूमने से आ रही है। दो तरीके के मोमेंटम है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, एक अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ रहे हो? तो ये हुआ हमारा कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। चार क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की, एन, एल, एम और एस। एन प्रिंसिपल, एल एजीमुथल, एम मैग्नेटिक, एस स्पिन। एन हमें सेल के बारे में, एल सबसेल, एम अपने ऑर्बिटल और हाँ एम ऑर्बिटल, और एस किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो अपना टॉपिक है इसका नाम है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप के बारे में बात करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एक बार पानी पी लो फिर चलते हैं। तो हमने अलग अलग सबसेल के देखा, और हर एक सबसेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल कैसा होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, देख पा रहे हो? एक बलून है, कैसी शेप है इसकी? स्फेरिकल शेप है ना, बोल जैसा। तो कुछ ऐसा ही होता है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप का। 3D डायग्राम है ये, 3D। जब हम इसको बनाएंगे तो 3D तो कैसे बनाए? तो हम ऐसे सर्कल बना देते हैं। ये कैसा है? 3D है ना। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है, 3D स्पेस होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उस स्पेस को बोला जाता है ऑर्बिटल। इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस पूरे स्पेस के अंदर, इसके सरफेस पे नहीं, इसके पूरे अंदर। तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसा होता है एस ऑर्बिटल? स्फेरिकल। स्फेरिकल समझ रहे हो ना, गोला, है ना। तो अगर ये 1s ऑर्बिटल है, इसी तरीके से अगर मैं 2s ऑर्बिटल को दिखाऊंगा तो 2s ऑर्बिटल इससे बड़ा बनेगा। ये 2s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल है, 2s बनेगा तो इसके बाहर की तरफ बनेगा, इसके बाहर, इसके बाहर की तरफ, तो इससे बड़े साइज का होगा। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे 1s है, ये 2s है, जैसे जैसे n बढ़ेगा ऑर्बिटल का साइज बढ़ने लगेगा। जैसे मैं पहले बोलता भी था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी आइडिया देता है। तो जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है तो इस ऑर्बिटल का साइज भी ज्यादा। 2p और 3p के बारे में बात करेंगे तो 3p का साइज ज्यादा होगा। क्लियर है? ये था s ऑर्बिटल। देखते हैं p ऑर्बिटल कैसा होता है। तो p ऑर्बिटल के पे चलते हैं, इसको आगे चलते हैं। दूसरा है अपना p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा होता है? 3D में होते हैं सारी चीजें। तो p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, ऐसा। देख पा रहे हो? ये जो शेप होती है इसको बोला जाता है डंबल शेप। इस शेप को बोला जाता है डंबल शेप। ये जो शेप है इसको बोलेंगे डंबल शेप। ये p ऑर्बिटल है डंबल शेप का, डंबल। ठीक है। आपको पता है p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो यार, सबसेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है?
सबसेल क्या होती है, ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सबसेल बोलते हैं। 3p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, उस पूरी को बोलेंगे p सबसेल। जैसे अपन ऐसे डब्बे बनाते हैं, 3 डब्बे बना रहा था मैं, तो अगर एक चीज है तो इसको बोला p ऑर्बिटल, और तीनों p ऑर्बिटल को मिक्स करके बोलूंगा तो p सबसेल बोलूंगा। बस इतना सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, p ऑर्बिटल p सबसेल का मतलब समझ रहे हो ना, जब तीनों मिक्स है एक साथ है तो p सबसेल, अगर एक के बारे में बात हो रही है तो p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल आपको पता है 3 होते हैं, है ना, पता है ना, p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। वो 3 कैसे होते हैं तो उसको समझते हैं। तो ये एक p ऑर्बिटल है। अब मैं थोड़ा सा आपको 3D में समझाऊंगा। 3 p ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्सिस बना रहा हूं मैं, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, तो इसको x एक्सिस समझिए, y एक्सिस और z एक्सिस इसके सामने ऐसे। ठीक है, अगर ये जो डंबल है ये p ऑर्बिटल, अगर ये x एक्सिस पे रखा हुआ है ऐसे तो इसको बोलेंगे px। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इस ऑर्बिटल को बोलेंगे py। अगर ये ऐसे रखा हुआ है z एक्सिस पे तो इसको बोलेंगे pz ऑर्बिटल। ठीक है, 3 तरीके के p ऑर्बिटल होते हैं, किसके बेस पे, ओरिएंटेशन के बेस पे, px py pz। समझ रहे हो। अगर मैं ये लोब्स, इनको लोब्स बोलते हैं, ये जो है ना ये चीज, इनको लोब्स बोला जाता है। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसको बोला जाएगा px ऑर्बिटल। अगर y एक्सिस पे रखा जाए इसी चीज को तो इसको बोला जाएगा py ऑर्बिटल। अगर z एक्सिस को पे रखा जाए, z एक्सिस यहां पे तो बना नहीं सकता तो ऐसे ही बना रहा हूं, अगर ये z एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ है तो इस ऑर्बिटल को बोला जाएगा pz ऑर्बिटल। 3 तरीके के p ऑर्बिटल होते हैं। आपको याद होगा l की वैल्यू 1 होती है p सबसेल के लिए, तो m की 3 वैल्यूज आती है, -1, 0 और +1। x और y के लिए आप कुछ भी वैल्यू दो, +1 दो या -1, लेकिन जो z एक्सिस होता है वो रेफरेंस लिया जाता है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या हम कंसीडर करते हैं, m0। इसके लिए -1 रखो या +1, वो आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये हुआ अपना p ऑर्बिटल। इसके बाद हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। d ऑर्बिटल्स तीसरा है अपना d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, d ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे। इसके अंदर 4 लोब्स होती है। कितनी लोब्स है, 4, 1 2 3 4। ये जो d ऑर्बिटल है इसको समझेंगे, d ऑर्बिटल है ना 5 होते हैं। कैसे 5 होते हैं, तो d ऑर्बिटल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल, एक होते हैं नॉन एक्सियल। अब ये एक्सियल और नॉन एक्सियल का मतलब क्या है, अगर एक्सियल 2 होते हैं और नॉन एक्सियल 3 होते हैं, टोटल 5 होते हैं ना, तो 3 नॉन एक्सियल 2 एक्सियल। अब एक्सियल वाले का मतलब क्या है अभी समझाता हूं क्या होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर लोब्स एक्स और वाई एक्सिस पे है, दिख रहा है, अगर लोब्स एक्स और वाई एक्सिस पे है तो इसको बोला जाता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको बोला जाएगा डी एक्स वाई। कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। यहां पे लोब्स एक्सिस पे है, यहां पे लोब्स एक्सिस के बीच में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। एक्सियल वालों में स्क्वायर रहता है, उससे हम उनको समझ सकते हैं। तो किसी डी ऑर्बिटल में अगर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब वो एक्सियल डी ऑर्बिटल है, अगर स्क्वायर नहीं है तो वो नॉन एक्सियल है। समझ रहे हैं। ये अभी 2 बनाया, अभी तो और भी है। तो एक्सियल में एक और है जिसका नाम होता है, यहां बनाता हूं, जेड एक्सिस पे बनता है वो, तो इसको अगर मैं जेड एक्सिस मान रहा हूं, अगर ये मेरा जेड एक्सिस है और इसके चारों तरफ ऐसे एक रिंग रहती है, रिंग, ये थोड़ा अलग होता है ये वाला डी ऑर्बिटल, इसको बोला जाता है डी जेड स्क्वायर।
इसको बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सिस पे है लोब्स, इसलिए ये एक्सियल डी ऑर्बिटल। दो डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन एक्सियल वालों की। तो नॉन एक्सियल वाले कैसे होते हैं, तो समझते हैं। अगर ये x है और ये z है और x और z एक्सिस के बीच में आ रही है लोब्स, तो इसको बोला जाएगा डी एक्स जेड। अगर एक को y मानू, एक को z मानू और y और z के बीच में आ रही है लोब्स, तो इसको बोला जाएगा डी वाई जेड। अब इनको यहां से इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको 3D में समझाता हूं। चलिए, ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये सामने है ना आपकी तरफ, ये z एक्सिस है। ध्यान देना, ये सामने वाला कौन सा एक्सिस है आपकी तरफ, z एक्सिस। ये मेरे डी ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल को अगर मैं एक्सिस के बीच में रख दूं, ऐसे यहां पे रख के देखता हूं, ये ऐसे है, देख पा रहे हो आप? तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये एक्सिस के बीच में आ रही है इसकी लोब्स, तो इसका नाम पड़ेगा डी, अच्छा यहाँ पे है, थोड़ा इसको दूर करके, इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा डी एक्स वाई। समझे? अगर लोब्स एक्सिस के बीच में। अब मान लो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस किस तरफ है, आपकी तरफ। अगर ये लोब्स ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो अब वाई एक्सिस के इसको अंदर तो घुसा नहीं सकता, अब क्या करें, तो हमें वाई एक्सिस को बाहर निकाल के लेके आना पड़ेगा। तो समझिए कि वाई एक्सिस ऐसे है ऊपर की तरफ, दिख रहा है क्या आपको, देख पा रहे हो? चलो मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल है। सॉरी। तो ऐसा करते हैं, ये ऐसे एक्सिस है, इसको जेड एक्सिस मानते हैं, ऊपर से नीचे। इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगी आपके दिमाग में। ऊपर से नीचे वाला जो एक्सिस है इसको जेड एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, लेफ्ट टू राइट। आमने सामने वाला जो एक्सिस उसको वाई एक्सिस मान रहा हूं। अगर ये एक्सिस है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में लोब्स है, तो इसको बोला जाए डी एक्स वाई। ठीक है, अगर हम इस पे तो इसको समझना, ये ऊपर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। जेड और वाई, उसके बीच में लोब्स है, देख पा रहे हो, ये वाई और ये जेड, जेड और वाई के बीच में, तो इसको बोला जाए डी वाई जेड। अब देखते हैं, जेड है, एक्स है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको बोला जाए डी एक्स जेड। देखो सिंपल है, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, ये तीन डी ऑर्बिटल है। तो ये होते ऐसी शेप के हैं, बस ये अलग अलग जगह पे रखे हो, अलग अलग तरीके से, ओरिएंटेशन इनकी अलग अलग है, इसी वजह से इनका नाम अलग अलग है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बनाना मुश्किल है, इसलिए हमने ऐसे बनाया। अच्छा, एक और चीज, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं इसमें अपोजिट जो लोब्स होते हैं उनका सेम साइन होता है, कुछ साइन रखते हैं, एक प्लस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन। अगर इसको प्लस दिया, इसको भी प्लस, माइनस माइनस, इसको प्लस, इसको प्लस, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस कर दे, बीच वाली लोब्स ये जो है सर्कल सा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे कुछ। ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से डी जेड स्क्वायर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डी जेड स्क्वायर में ऐसी लोब्स होती है, उसके चारों तरफ ऐसे चारों तरफ रिंग बनती है, ये डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर सबसे अलग होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 ही लोब्स होते हैं, बाकी सारे डी ऑर्बिटल के अंदर 4 लोब्स होती है। एफ ऑर्बिटल के अंदर बारे में बात करेंगे तो एफ ऑर्बिटल के अंदर 6 लोब्स हो जाती है। कैसा होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है कि ये डी ऑर्बिटल की 4 लोब्स है, इसके साथ अगर इसको मिक्स कर दे, ये अपना एफ ऑर्बिटल हो जाता है इस टाइप का।
हमें एफ ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं करनी होती, एस पी डी और एफ के बारे में बात करनी होती है, एस पी और डी तीन ऑर्बिटल्स के बारे में बात करनी होती है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।